नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक कारक से हमारा तात्पर्य है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव यानी पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए व अन्य प्रकार की आवश्यकताओं के लिए। कहने का मतलब है कि प्रकृति के अंतर्गत पारितंत्र के अंतर्गत कोई भी सजीव प्रजाति अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकती। उसको अपने जीवन यापन के लिए दूसरी अन्य जातियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब एक पारितंत्र की विभिन्न जातियां आपस में एक दूसरे के साथ में अपना जीवन यापन करने के लिए या ऐसे कहे कि उनके बीच में जो प्राकृतिक अंतर संबंध पाए जाते हैं, इन प्राकृतिक अंतर संबंधों के अध्ययन को हम जैविक कारक कह सकते हैं। और इन जैविक कारक या प्राकृतिक अंतर संबंधों को ओडम ने 1971 में इनका दो प्रकार से वर्गीकृत किया। पहले प्रकार के अंतर्गत जैविक कारकों के अंतर्गत उन्होंने बताया कि सजीव प्रजातियों के बीच में धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और दूसरा है जो ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं पाई जाती है। अब हम इनका बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे। धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, दो समष्टियां जब आपस में इस प्रकार से संबंधित हो कि उनमें से एक या दोनों लाभान्वित हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का दो भिन्न जातियों के बीच में संबंध है जिसमें दोनों जातियां में से एक को लाभ या हो सकता है दोनों को लाभ हो, लेकिन इसमें इस प्रकार के संबंधों में हानि किसी भी जाति को नहीं होती है। तो इस प्रकार के पारस्परिक संबंधों या पारस्परिक क्रियाओं को हम धनात्मक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है सहभोजिता। सहभोजिता से हमारा तात्पर्य है कि जब दो भिन्न सजीव प्रजातियों के सदस्य साथ साथ रहो एवं एक प्रजाति को लाभ होता हो लेकिन दूसरी प्रजाति को लाभ या हानि कुछ भी नहीं हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम सहभोजिता कहते हैं। अब सहभोजिता के अंदर हम उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे पहले है कठलताएं। कठलता को हम वुडिलियानास भी कहते हैं। ये काष्ठीय सामान्य पौधे होते हैं, वुडी वास्कुलर प्लांट्स। ये पौधे अन्य बड़े वृक्षों का सहारा लेते हुए उनके ऊपर लिपटते हुए ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, लेकिन इनका संबंध भूमि से इनकी स्वयं की जड़ों के द्वारा होता है। ये अन्य पौधों का सहारा सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए करते हैं, अर्थात प्रकाश और वायु की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार के संबंध में जिस पौधे पर कठलताएं आरोहण करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कठलताओं को यह फायदा होता है कि उन्हें ऊपर की तरफ पर्याप्त प्रकाश और वायु मिल जाती है। तो इस प्रकार से कठलताओं को यह एक फायदा होता है, लेकिन अन्य वृक्ष प्रजातियों को इससे कोई नुकसान नहीं। दूसरा जो सहभोजिता का उदाहरण है वो अधिपादप। जैसा कि नाम से विदित है, अधिपादप अर्थात दूसरे पादपों पर उगने वाले पादप। इस प्रकार के अधिकतर पादप है जो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलते हैं, जहां पर नम जलवायु पाई जाती है।
अधिपादपों के अंतर्गत हम जाना माना उदाहरण ऑर्किड्स का देते हैं। ऑर्किड्स जो कि अन्य पादपों पर उगते हैं, उनके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जो जिसे हम हैंगिंग एरियल रूट्स कहते हैं, लटकती हुई जड़ें। इन जड़ों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम वेलामेन ऊतक कहते हैं। इन वेलामेन ऊतकों के अंतर्गत वातावरणीय नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप ये पौधे अपनी जल की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है वो कैटेगरी धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब है कि इस प्रकार के धनात्मक पारस्परिक संबंध के अंतर्गत दो भिन्न प्रजातियों का एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना आवश्यक है। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के संबंध में दोनों जातियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे का साथ में रहना अति आवश्यक है। बिना उनके साथ में रहे उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं परागण। परागण की क्रिया में हम सभी जानते हैं कि कुछ प्राणियों व कीटों जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, शलभ और कुछ पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विभिन्न प्रकार के जीव मकरंद प्राप्त करने के लिए पुष्पों पर भ्रमण करते हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा वो बार बार एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अपने भोजन के लिए अर्थात मकरंद के लिए वो खोज में लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो जब एक पुष्प पर बैठते हैं तो उस पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर परागण को संपन्न करने वाले कीटों के लिए भोजन की प्राप्ति हो जाती है और पौधों के लिए परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। बिना परागण क्रिया के पौधों के अंतर्गत फल एवं बीज निर्माण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, जिसके फलस्वरूप उनका वंश है जो आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा। वहीं जीवों को अर्थात इन कीट परागण में भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों को आहार की प्राप्ति होती है। बिना आहार के उनका है जो खुद का अस्तित्व संकट में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सहोपकारिता के इस परागण प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों प्रजातियों पादप प्रजाति और कीट प्रजाति का अस्तित्व निर्भर करता है। बिना किसी एक प्रजाति के किसी भी प्रजाति का अस्तित्व संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फल एवं बीजों का प्रकीर्णन। हम जानते हैं कि पौधों और विभिन्न जंतु प्रजातियों के बीच जिस प्रकार से हमने परागण का संबंध देखा, उसी तरह से फल एवं बीजों का प्रकीर्णन के लिए भी कई रोचक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि फल एवं बीजों के प्रकीर्णन में हमारे चारों ओर बंदर, गिलहरी और पक्षी एवं कई कीट है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये वाहक प्रकीर्णन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न पौधों के फल एवं बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों का वितरण हो जाता है एवं जंतुओं द्वारा इन फल एवं बीजों का अपने भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। जंतु द्वारा फल एवं बीजों का भोजन के लिए प्रयोग करने के कारण जब ये फल
जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो फलों के अंदर मौजूद बीज उनके आहार नाल से होते हुए मल के साथ में जब बाहर निकलते हैं तो आहार नाल में कठोर बीजावरण युक्त के बीज विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों से उपचारित होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके अंतर्गत बीजांकुरण की क्षमता विकसित हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कठोर बीजावरण से जो प्रसुप्ति बीजों के अंदर विद्यमान रहती है वो प्रसुप्ति भंग हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकेंस में सहजीविता। लाइकेंस का मतलब है एल्गी व फंजाई के बीच में सहसंबंध। जब एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहकर के एक एसोसिएशन का निर्माण करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के हम संगठन या साहचर्य को लाइकेंस कहते हैं। इस प्रकार के साहचर्य में फंगल कंपोनेंट्स के रूप में जनरली हम देखते हैं कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। वहीं शैवाल घटकों के रूप में हम देखें तो क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के एसोसिएशन में लाइकेंस के अंतर्गत शैवाल घटक अर्थात शैवाल कोशिकाएं फंगल घटक अर्थात कवक जाल में शैवाल घटक फंसे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के एसोसिएशन में शैवालों को कवक जाल के अंतर्गत ठहरने के लिए, रहने के लिए आश्रय मिल जाता है। बदले में कवक जाल को शैवालों से भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि हम जब जानते हैं कि शैवाल है जो स्वपोषी होते हैं, इसलिए अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि कवक जो कि इनके अंतर्गत क्लोरोफिल का अभाव होता है अर्थात ये अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, विषमपोषी होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रजातियों को साथ में रहने से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। फिर है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कई प्रकार के जीवाणु, स्पेशली आपने नाम सुना होगा राइजोबियम जीवाणु, जो कि भूमि में पाया जाता है, वो विविध प्रकार के फेबेसी कुल के पौधों, जिसको हम बोलते हैं दाल कुल के पौधे हैं, उन पौधों की जड़ों के साथ में एक संबंध बनाता है, जिसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जीवाणुओं का इन पौधों की जड़ों में संक्रमण के फलस्वरूप विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसे मूल ग्रंथियां कहते हैं। ये मूल ग्रंथियां उन जीवाणुओं के लिए आश्रय स्थल होता है। इसके अंदर जीवाणुओं की कॉलोनी पाई जाती है। ये जीवाणु मृदा में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदलते हैं और पौधे इन नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उपयोग करते हैं, और बदले में पौधों से इन जीवाणुओं को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोनों प्रजातियां हैं जो इस संबंध में लाभान्वित होती है। नेक्स्ट है कवक मूल। विभिन्न प्रकार के उच्च वर्गीय पौधों के अंतर्गत मूल के साथ में कवक का संबंध पाया जाता है, जिसे हम कवक मूल कहते हैं। यह संबंध दो प्रकार का होता है। अगर मूल के ऊपरी सतह पर कवक का संपर्क रहता है, या ऐसे कह सकते हैं कि मूल की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के साथ में अगर कवक जाल का संपर्क होता है, तो इस प्रकार की हम कवक मूल संबंध को एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा या बाह्य पोषी कवक मूल कहते हैं। अगर कवक जाल का मूल की आंतरिक कोशिकाओं से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के संबंध को हम एंडोट्रोपिक माइकोराइजा अथवा अंतरपोषी कवक मूल कहते हैं। इस प्रकार के संबंध में कवकों को वृक्षों से पोषण प्राप्त होता है,
जबकि वृक्षों को इन कवक जाल से भूमि से जल एवं खनिज लवणों की अवशोषण की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है, क्योंकि ये कवक जाल होते हैं उन वृक्षों की जड़ों के लिए मूल रोम का कार्य करते हैं। साथ ही साथ कई वैज्ञानिकों ने अपने शोध से इस बात का पता लगाया है कि कवक मूल संबंध के द्वारा पौधों में फास्फोरस अवशोषण की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वो है प्राक सहभोजिता। इस प्रकार के धनात्मक संबंध में दोनों सजीव लाभान्वित होते हैं, लेकिन इस प्रकार के संबंध में दोनों सजीवों का साथ में रहना कोई अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है साथ जीवन यापन के लिए ऐसा नहीं है कि इनको साथ रहना ही रहना है। साथ रहेंगे तो दोनों को फायदा होगा और साथ नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्राक्सोपोजिता के अंतर्गत समुद्री एनीमोन नामक एक जंतु है जो एक अन्य बड़े जंतु हर्मिट क्रेब के खोल पर चिपका हुआ पाया जाता है। हर्मिट क्रेब जिसे साधु केकड़ा कहते हैं, वो आकार में बड़ा होता है और उसके ऊपर एक कठोर खोल होता है। उस खोल के ऊपर है जो ये सी एनीमोन एंड समुद्री अर्चिन चिपका हुआ पाया जाता है। अब इस प्रकार के संबंध में उनको कैसे फायदा होता है, देखो आप कि हर्मिट क्रेब जब मूवमेंट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उस मूवमेंट के फलस्वरूप सी एनीमोन को भोजन प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ वह जब मूवमेंट करता है तो हर्मिट क्रेब को अन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि जो सी एनीमोन के अंतर्गत दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो दंश कोशिकाओं के द्वारा जो हर्मिट क्रेब को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान हो जाती है। तो इस प्रकार के संबंध में सी एनीमोन को अन्य जीवों से सुरक्षा के साथ साथ भोजन प्राप्त हो जाता है और हर्मिट क्रेब को अन्य जीवों से सुरक्षा मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। यानी इस प्रकार के संबंध में दोनों प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति को नुकसान होगा। इस ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं शोषण। शोषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि शोषण के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इस पारस्परिक क्रिया में एक सहभागी को तो लाभ होगा, लाभ के लिए वो क्या करते हैं, अपने दूसरे सहभागी का शोषण करता है। अब शोषण के अंतर्गत अलग अलग प्रकार है। पहला है आश्रय के लिए शोषण। कुछ पक्षी जैसे कोयल है या काऊ बर्ड है क्या करते हैं, अन्य पक्षियों के घोंसलों में अपने अंडे देते हैं। अज्ञानतावश वे अन्य पक्षी इन अंडों की सुरक्षा करते हैं अपना समझ करके, और इनके चूजों को वो अपने चूजों के साथ में फीडिंग करवाते हैं, चुगा देते हैं और बड़े होकर के ये उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आश्रय के लिए जो ये शोषण पाया जाता है। अब शोषण के अंतर्गत जो दूसरा बड़ा कारक है वो है भोजन। इस शोषण प्रक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है वो है परजीविता और दूसरा है परभक्षिता। अब हम पहले परजीविता की बात करते हैं। तो ये इस ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में एक जीव दूसरे जीव पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर रहता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के संबंध में परजीविता में एक परजीवी होता है, दूसरा परपोषी होता है, और परपोषी का जीवित रहना अनिवार्य है परजीवी के जीवित रहने के लिए। इस परजीविता के उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहला जो उसका उदाहरण है वो है पूर्ण स्तंभ परजीवी।
पूर्ण स्तंभ परजीवी का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो परजीवी है वो पूर्ण रूप से अन्य पौधों के यानी परपोषी के स्तंभ पर निर्भर है। उदाहरण के रूप में आपने नाम सुना होगा अमरबेल या कस्कुटा, जो अन्य विभिन्न प्रकार की झाड़ियों जैसे बेर, बबूल, खेजड़ी, है ना, शीशम, इनके वृक्षों के स्तंभ के साथ में पाया जाता है। कस्कुटा का जमीन के साथ में कोई संबंध नहीं होता है और इसके अंतर्गत पीला पतला तंतुनुमा इसका स्तंभ पाया जाता है, जो कि अन्य इन झाड़ियों के साथ में उनके स्तंभ के साथ में संपर्क बनाए रखता है और संपर्क के स्थानों पर इनके अंतर्गत ओस्ट्रिया अथवा चुस्कांक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये परजीवी परपोषी पादपों से भोजन एवं जल इत्यादि की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। नेक्स्ट है आंशिक स्तंभ परजीवी। इस प्रकार के संबंधों के अंतर्गत परजीवी पौधों में पत्तियां तो पाई जाती है, लेकिन इनके अंतर्गत जड़ें नहीं पाई जाती है। इसलिए ये पौधे अन्य पौधों पर, या ऐसे कह सकते हैं कि ये पौधे अन्य पौधों के स्तंभ पर परजीवी के रूप में होते हैं, लेकिन ये स्तंभ से परपोषियों से सिर्फ है जो जल एवं खनिज लवणों का संग्रहण करते हैं, जबकि भोजन अपना स्वयं बनाते थे। तो इस प्रकार के संबंध को आंशिक स्तंभ परजीवी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो लोरेंथस आम पर, विस्कम एल्बम ओक वृक्ष पर आदि। नेक्स्ट है पूर्ण मूल परजीवी। ये इस प्रकार के पौधे हैं जिनके अंतर्गत क्लोरोफिल का अभाव होता है और ये अन्य विभिन्न प्रकार के रंगों के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। इन पौधों का पूरा शरीर ही भूमिगत होता है और हमें सिर्फ इनका पुष्पावली व्रंत या इनका जो पुष्प दंड है वो पुष्पन के समय भूमि के ऊपर दिखाई दे सकता है। उदाहरण के रूप में हम जैसे बात करते हैं स्ट्राइगा, ओरोबैंकी आदि, ये जो पौधे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ये पौधे भूमि के अंदर अन्य पौधों की जड़ों के साथ में अपना संपर्क बनाए रखते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आंशिक मूल परजीवी, इस कैटेगरी के अंतर्गत कई पौधे हैं जो अन्य पौधों की जड़ों के साथ में अपना संबंध बनाए रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत के समय जब पौधे नवोद्भिद होते हैं उस समय तो इनके अंतर्गत स्वतंत्र जीवन यापन होता है, लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ में इनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जल एवं खनिज लवण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ये भूमि के अंतर्गत इन पौधों की जड़ें अन्य वृक्षों की जड़ों के साथ में संबंध बना लेती है। ऐसे कह सकते हो कि उनकी सूचकांक के द्वारा उनके अंदर भीतर प्रवेश कर जाती है और उन पौधों से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। लेकिन ये पौधे स्वपोषी होते हैं, इसलिए इस प्रकार के संबंध को आंशिक मूल परजीवी कहते हैं। उदाहरण के रूप में सेंटेलम एल्बम अर्थात चंदन। अब ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत भोजन के अंतर्गत हम परजीविता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं परभक्षिता के बारे में। परजीविता और परभक्षिता दोनों ही भोजन कारक से संबंधित है। परजीविता में परपोषी आकार में बड़ा होता है, परजीवी आकार में छोटा होता है। साथ ही साथ परजीवी के जीवित रहने के लिए परपोषी का जिंदा रहना आवश्यक है, जबकि परभक्षिता में इसका उल्टा है।
यानी परभक्षी आकार में बड़ा होता है और इसका जो परपोषी या जो इसका प्रे है ना, वो है जो आकार में छोटा होता है। साथ ही साथ इसमें परभक्षी अपने शिकार को मार देता है अर्थात नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। परभक्षिता के अंतर्गत हम सामान्यतः है जो ये हमें जंतुओं के अंतर्गत देखने को मिलती है। हम खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं कि उत्पादकों से जब हम उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें परभक्षिता का उदाहरण देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा एक दूसरे को खाए जाने की प्रकृति परभक्षिता का ही उदाहरण है। प्रतिजीविता इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत एक जीव द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं जो अन्य प्रजाति के लिए दुष्कारी होते हैं, अर्थात उसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो कई प्रकार के जीवाणु, कवक एवं एक्टिनोमाइसीट्स के सदस्य विभिन्न प्रकार के एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो कि अन्य प्रकार के जीवाणुओं एवं रोगाणुओं के लिए रोगाणुओं के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन इस प्रकार के संबंध में दोनों प्रजातियों को में से एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरी को भी कोई फायदा नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा हम सभी जानते हैं कि डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके अंतर्गत उन्होंने प्रतिस्पर्धा के महत्व का उल्लेख किया था कि प्रकृति में जीवों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ये प्रतिस्पर्धा विभिन्न प्रकार के आवश्यक जैविक कारकों को लेकर के उनके अंतर्गत हो सकती है। आवास के लिए हो सकती है, भोजन के लिए हो सकती है, जनन के लिए हो सकती है ना। किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए जीवों के अंतर्गत अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके अंतर्गत हमेशा प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। और इस प्रतिस्पर्धा की होड़ में जो दुर्बल प्रजाति होती है वो नष्ट हो जाती है और जो सबल प्रजाति होती है वो है जो सक्षम अर्थात चयनित होकर के आगे है जो अपना वंश वृद्धि करती है अर्थात सर्वाय करती है। इस बात को हम गाउसे के द्वारा एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके द्वारा समझ सकते हैं कि गाउसे ने पैरामीशियम की विभिन्न प्रजातियों पर अपने प्रयोगों द्वारा ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि दो भिन्न प्रजातियां के जीव जिनकी आवश्यकताएं एक समान है वे लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा के कारण एक समान प्रतिस्पर्धा के कारण एक लंबे समय तक साथ में जीवन व्यापन नहीं कर सकते, अर्थात उनमें से एक प्रजाति को नष्ट होना पड़ता है। इसे गाउसे का प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत अर्थात प्रतिस्पर्धा निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। धन्यवाद।